हूं आपके साथ आस्था कौशिक। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर से मेडिकल कॉलेज होते हुए आयुष विश्वविद्यालय तक निरीक्षण किया और राष्ट्रपति के कार्यक्रम को दिव्य और भव्य बनाने के लिए आज गोरखनाथ मंदिर में बीजेपी के सभी विधायकों के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक की। उसके बाद राष्ट्रपति के रूट का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री गोरखनाथ मंदिर से मेडिकल कॉलेज होते हुए भटहट और फिर आयुष विश्वविद्यालय पहुंचे और इस मौके पर सीएम ने अधिकारियों को व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए। इससे पहले भी बीते रोज सीएम योगी ने आयुष विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया था। के 2 दिनों के गोरखपुर दौरे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सारी व्यवस्थाओं को खुद परख रहे हैं, खुद जांच रहे हैं। इसी कड़ी में आज उन्होंने गोरखनाथ मंदिर से मेडिकल कॉलेज रोड होते हुए भटहाट और फिर आयुष विश्वविद्यालय तक रोड का निरीक्षण किया, क्योंकि राष्ट्रपति को 1 जुलाई को इसी रूट से मेडिकल कॉलेज होते हुए आयुष विश्वविद्यालय जाना है। रोड के आसपास कहीं कोई अव्यवस्था ना हो, व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चाक चौबंद रहे। किस तरीके से स्वागत किया जाएगा, कहां पे लोग रहेंगे, इन सारी व्यवस्थाओं को आज उन्होंने देखा है, परखा है और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है। कानपुर में निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने हमारे लिए दरवाजा बंद किया तो हम बीजेपी के पास आए। अगर बीजेपी ने दरवाजा बंद किया तो कहीं और चले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी बार बार हमसे जो पूछते हैं तो समाजवादी पार्टी ने जब दरवाजा बंद कर दिया था तब मैं भारतीय जनता पार्टी के पास आया था। अगर भारतीय जनता पार्टी दरवाजा बंद करेगी तो हमें कहीं न कहीं जाना पड़ेगा, नहीं तो जब तक रहेगी तब तक में मित्र वो हैं हमारे यहाँ। त्रेता में जैसे भगवान राम ने गले लगाया था, उन्होंने सेना दिया, वैसे मोदी योगी ने गले लगाया है एक निषाद राज के 62 को। हमारी सेना है, हम लोग आगे मुझे प्राप्त सभी लोग करा सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा। यह तो और बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां गीता कॉलोनी में हुए मर्डर के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के गीता कॉलोनी में 19 साल के यश की हत्या कर दी गई थी। रेहान और अमान नाम के 2 युवकों पर हत्या का आरोप है और बताया जा रहा है कि पूरा विवाद गली में खड़े एक लड़के में स्कूटर टच होने की वजह से शुरू हुआ। गली में लड़कों के बीच में झगड़ा बढ़ा और फिर यश पर चाकुओं से हमला कर दिया गया। मरने वाले का नाम यश है। यश की उम्र 19-20 साल है, तकरीबन 19-20 साल के आसपास है। और इसको जिसने मारा है उसका नाम अभी जो हमारे सामने आ रहा है उसका नाम अमान है और एक लड़के का नाम और आ रहा है जिसका नाम रेहान है। इन दोनों ने मिलकर इसको बैक में चाकू मारा है, हाँ लोअर बैक में, जिसकी वजह से यश की मौत है। ये घटना 8 से 8:30 बजे तक के बीच की बात है, जिसके बारे में मुझे पता नहीं था। मैं तो अपने ऑफिस में थी। मेरे परिवार वालों की तरफ से फ़ोन आया मेरी भतीजी का कि ऐसे ऐसे यश को मार दिया है। तब मैं वहाँ से निकली हूँ ऑफिस से अपने। जब तक मैं यहाँ पर पहुँची हूँ तो मेरा यश इस दुनिया में नहीं रहा था। रेहान नाम के लड़के ने मेरे बच्चे को चाकू मारा। मेरा यश किसी से झगड़ा ही नहीं करता था। मथुरा में जिला प्रशासन के बांके बिहारी कॉरिडोर के लिए लोगों का लगातार समर्थन मिल रहा है। मिशन शक्ति समूह के बैनर तले भारी तादाद में महिलाओं ने डीएम दफ्तर पहुंचकर कमिश्नर और डीआईजी आगरा को समर्थन दिया और राधा नाम लिखी हुई 251 ईंटें भेंट की। आपको बता दें कि ब्रिजवासी लगातार बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर समर्थन कर रहे हैं। ठाकुर जी इसका निदान निकालेंगे। अगर ठाकुर जी की इच्छा नहीं होती तो ये सरकार के कॉरिडोर का बनाने का विचार भी दिमाग में नहीं आता। उनसे ऊपर किसी की शक्ति नहीं है। और जो मंदिर में निरंतर होता है, ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई व्यक्ति विशेष जिम्मेदार है, लेकिन जब भीड़ बढ़ती है तो वो किसी के हाथ में नहीं रहती है। हम लोग देख चुके हैं पहले भी किस तरह से यहाँ पर लोग मृत्यु भी हुई है लोगों की, और आज डर लगता है कि हम लोग मंदिर में ना जाएं त्योहारों के दिन में। इसलिए हम निवेदन करते हैं अपने भाइयों से भी कि विरोध खत्म करें और कॉरिडोर बनाए, सरकार भव्यता से उसका स्वागत किया जाए। अभी की जो परंपरा है उसी परंपरा से रहेगी। दान की जो पद्धति है वो भी सेम रहेगी और किसी भी तरह के अधिग्रहण की बात नहीं है। जहां तक न्यास की बात है, न्यास डे टू डे फंक्शनिंग मंदिर की अच्छे तरीके से हो सके, इस उद्देश्य से बनाया जा रहा है। और इसमें भी जो वोटिंग राइट्स वाले सदस्य हैं वो गोस्वामी समाज से भी हैं,
वैष्णव समाज से हैं तथा वैष्णव के अलावा अन्य संप्रदाय जो सनातन संप्रदाय के लोग हैं वो हैं, विद्वान हैं। तो इस तरह के लोगों को प्रस्तावित किया गया है। सरकारी कोई हस्तक्षेप इसमें नहीं रहेगा और कुल मिला के जो उद्देश्य है वो ये है कि सभी लोग जिनकी श्रद्धा श्री बांके बिहारी जी में है वो सुगम तरीके से दर्शन पूजन कर सकें। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें जगतगुरु राम भद्राचार्य भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भगवान जगन्नाथ की पूजा और उनकी भक्ति के लिए पुरी का महत्व अद्वितीय है और इसे किसी दूसरी जगह दोहराया नहीं जा सकता। एकमात्र ही मंदिर है क्योंकि बंगाल में मंदिर हो नहीं सकता। नीलाचल यही है, समुद्र यही है, यही मंदिर होगा। वो केवल अपलाप है। जगन्नाथ साक्षात पतित पावन है। भक्तों को दर्शन देने के लिए वो मंदिर से निकल कर रथ के बाहर आते हैं और आज प्रत्यक्ष ब्रह्म है जगन्नाथ जी, दारू ब्रह्म। इनके दर्शन से मन को बड़ी शांति मिली। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं प्रत्येक रथ यात्रा में यहाँ आता हूँ। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए हैं। क्या? लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए हैं। सबको आशीर्वाद, मेरी ओर से सबको आशीर्वाद। प्रयागराज में माफिया अतीक के गुर्गे का आतंक खत्म नहीं हो रहा है। अतीक की मौत के बाद भी गुर्गे जमीनों पर अवैध कब्जा और प्लॉटिंग कर रहे हैं, जिसे लेकर पुलिस ने एक और मुकदमा दर्ज किया है। जमीन कब्जे को लेकर पूरा मुफ्ती थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। जबरन डरा धमकाकर जमीन पर कब्जा करने और 5 करोड़ की रंगदारी मांगने पर अतीक के साड़ू इमरान समेत 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। उत्तराखंड पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। पंचायत चुनाव की संशोधित अधिसूचना जारी की गई है। 2 से 5 जुलाई तक नामांकन होगा। 7 से 9 जुलाई के बीच नामांकन पत्रों की जांच होगी। पहले चरण के लिए 24 जुलाई को मतदान होगा। दूसरे चरण के लिए 28 जुलाई को मतदान होगा। 31 जुलाई को मतगणना होगी। हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, पूरी अपडेट विस्तार से बताइए दर्शकों को। देखिए, ऐसा राज्य निर्वाचन आयोग ने जो कल हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब पंचायत चुनाव का संशोधित कार्यक्रम जारी किया है, जिसके तहत 24 और 28 जुलाई को 2 चरणों में यहाँ पर चुनाव होने हैं पंचायत के। लिहाजा पहले चरण के लिए 24 जुलाई को और दूसरे चरण के लिए 28 जुलाई को मतदान होगा और 31 जुलाई को दोनों पोलिंग की एक साथ काउंटिंग होगी 31 जुलाई को। यानी कि 31 जुलाई को जो चुनाव परिणाम है, पंचायतों का जो रिजल्ट है, उसकी घोषणा कर दी जाएगी। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव में चूंकि इसमें ग्राम प्रधान होते हैं, क्षेत्र पंचायत के सदस्य होते हैं, ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं और जिला पंचायत सदस्य, कुल 66,000 पद हैं जिन पर चुनाव होना है। एक बड़ी संख्या है। इसके लिए बाकायदा मतदान केंद्र 8,276 मतदान केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं और करीब 48 लाख जो वोटर्स हैं वो इन पंचायत चुनाव में मतदान करेंगे 24 और 28 जुलाई को। उत्तराखंड में लंबे समय से पंचायत चुनाव की प्रतीक्षा की जा रही थी, क्योंकि नवंबर 2024 में जो पंचायत का कार्यकाल था वो समाप्त हो गया था। उसके बाद से लगातार शासक चल रहे थे। इस बीच जब राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी की तो उस पर हाईकोर्ट में स्टे हो गया। लेकिन कल जब स्टे वैकेट हुआ उसके बाद से लगातार जिस तरह से न्यूज 18 ने भी अपने दर्शकों को बताया था कि कल एक बार फिर से पंचायत चुनाव की संशोधित अधिसूचना जारी की जा सकती है, तो आज तड़के शासन ने राज्य निर्वाचन आयोग को प्रस्ताव भेजा और अभी कुछ देर पहले जब हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि कुछ देर में एक घोषणा हो सकती है, तो अभी राज्य निर्वाचन आयोग ने ये जो संशोधित कार्यक्रम है उसका ऐलान कर दिया है। जी, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका सुनील। रामपुर में पुलिस ने पति की हत्या की आरोपी पत्नी को गिरफ्तार किया है। आरोप के मुताबिक पति की पिटाई से तंग आकर पत्नी ने शराब में नशे की गोलियां मिलाई, जिससे पति की मौत हो गई। और मृतक के परिजनों का आरोप है कि पत्नी के किसी और से नाजायज संबंध थे और पति के मना करने पर भी वो नहीं मानती थी। इनका आरोप है कि शराब में नशे की गोलियां मिलाई गई और बिजली का करंट लगा। पता है ना, उसने गिलास में कुछ शराब में डाल दिया, गोली डाली, खुद बोल रही कि मैंने 4 टैबलेट डाली उसमें नशे की। फिर उससे नशा हो गया शाम को,
फिर उसके एक हाथ में एक पैर में बत्ती का करंट लगाया। हाँ, तो उसकी मौत हो गई उससे, बत्ती के करंट से मौत हो गई। सुबह उठी, मम्मी से कह रही मम्मी घर पे चलो देखियो का एगो उनके ताई। मम्मी कह रही किनके ताई कि तुम्हारे बेटा ताई देखियो का एगो। मम्मी आई तो देखें तो वो खुर्री खटिया पे लेटे थे। तो कह रही मम्मी मेरे को तो पता नहीं मम्मी कैसे हुआ, मैं तो पास लेटी मगर मुझे पता कुछ नहीं है किसने मारा किसने नहीं। तो शराब में नशे की गोली किसने मिलाई थी? उसकी पत्नी ने मिलाई, खुद बोल भी रही कि मैंने मिलाई। हाँ जी। तो किसी से संबंध थे उनके? उसका किसी लड़के से संबंध था। फिर मम्मी ने देखा भी था बात करते हुए। मम्मी बोली बात मत करे कर उससे, पर वो नहीं मानी। सीतापुर में एसटीएफ ने सेना के फर्जी कर्नल को गिरफ्तार किया और आरोप के मुताबिक उसने लखनऊ में 2 लड़कियों से नौकरी के नाम पर 4 लाख रुपए ठगे थे। नर्सिंग असिस्टेंट का फर्जी नियुक्ति पत्र देने पर इसका खुलासा हुआ। पीड़ित युवतियों ने नगर कोतवाली में इसकी शिकायत दर्ज कराई और उसके बाद एसटीएफ और शहर कोतवाली की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। ठग राहुल के पास से सेना की वर्दी, कर्नल के बैच और अन्य सामान बरामद किया गया। गिरफ्तारी के दौरान उसने एसटीएफ टीम से हाथापाई की और बताया जा रहा है कि वो सेना में संविदा कर्मी के पद पर साल 2019 से 2022 तक तैनात था। आर्मी इंटेलिजेंस टीम अब उससे पूछताछ कर रही है। संदीप मिश्रा से इस पर अपडेट लेते हैं। जी संदीप, विस्तार से बताइए पूरी खबर। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सेना के नाम, सेना का फर्जी कर्नल जो है, ये 2 युवतियों से इसने 8 लाख रुपए की ठगी की थी और इनका जो है नर्सिंग असिस्टेंट की नौकरी दिलाने जाने के नाम पर इस सेना का जो अपने आप को कर्नल बताता था, इसने ठगी की थी। जब युवतियों को इसने फर्जी प्रमाण पत्र दिया तो इसका मामले का खुलासा हुआ। दोनों पीड़ित लड़कियों ने यहाँ पर शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया और वहीं इस पूरे मामले को लेकर एसटीएफ भी इसमें इन्वॉल्व हुई। बताते हैं कि कल एसटीएफ की टीम सीतापुर पहुंची और शहर कोतवाली पुलिस के साथ में फर्जी कर्नल जो राकेश, अपने कर्नल जो है राकेश, वो उसको इसने घेराबंदी की और इसको गिरफ्तार किया है। यहाँ तक बताया जाता है कि जब एसटीएफ ने इसकी गिरफ्तारी की है तो इसने एसटीएफ के अधिकारियों के साथ भी हाथापाई की थी। तो गिरफ्तारी होने के बाद जो है फर्जी जो कर्नल है राकेश, उसके पास से सेना की जो कर्नल की वर्दी है और कुछ स्टार हैं वो भी बरामद हुए हैं, तमाम अभिलेख भी बरामद हुए हैं। बताया जाता है कि 2019 से 22 तक का यह सेना में संविदा के कर्मी के पद पर तैनात था। इसी के बाद से जब सेना से निकाले जाने के बाद यह लगातार ऐसी ही ठगी का कार्य करता चला आया था। इस सनसनीखेज मामले के बाद जो है सेना के जो इंटेलिजेंस विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी सीतापुर पहुंच चुके हैं और लगातार जो राहुल है, अपने आप को जो सेना का कर्नल बताता था, उसे पूछताछ कर रही है। पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर मुकदमा दर्ज कर दिया है। अब इसको जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। जी, जानकारी के लिए शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें। अंबेडकर नगर में अकबरपुर रेलवे स्टेशन पर सेंट्रल विजिलेंस टीम ने छापेमारी की और उसके बाद आरपीएफ के इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल और एक वेंडर को गिरफ्तार किया गया है। मामला रिश्वत लेने से जुड़ा बताया जा रहा है, जहां 60,000 रुपए की रिश्वत लेने के मामले में विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तारी की है। रेलवे फाटक पर ट्रैक्टर एक्सीडेंट के मामले में 60,000 रुपए की डील हुई थी, जिसमें 20,000 रुपए का पहले ही लेन देन हो गया था। पीड़ित की शिकायत पर लखनऊ से स्पेशल टीम छापेमारी के लिए पहुंची थी। हापुड़ में आरपीएफ के हेड कांस्टेबल के घर सीबीआई की टीम पहुंची। लखनऊ में रिश्वत लेते सीबीआई ने हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार किया था। हेड कांस्टेबल हितेंद्र हापुड़ का रहने वाला है। सीबीआई ने हितेंद्र के घर के अंदर सर्च अभियान चलाया और पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पूरा मामला हापुड़ के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी का बताया जा रहा है। बाराबंकी में तेज रफ्तार ब्लैक स्कॉर्पियो ने मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। ये घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसके हाथ की हड्डियां कई जगह से टूट गई हैं। ललितपुर में एक बेहद खौफनाक वीडियो सामने आया, जहां एक बाइक सवार जैसे ही रास्ते से गुजरता है, अचानक एक पेड़ गिर जाता है। गनीमत रही कि बाइक सवार को मामूली चोटें आईं। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। मामला ललितपुर के थाना बार क्षेत्र का बताया जा रहा है।
नोएडा से बड़ी खबर है। मेट्रो हॉस्पिटल में 9 करोड़ के साइबर ठगी मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने अचार बेचने वाले सागर चौहान को गिरफ्तार किया। शातिर पर 9 करोड़ की धोखाधड़ी में शामिल होने का आरोप है और जांच में पता चला है कि सागर के नाम पर एक फर्जी खाता था जिसमें लगभग 2 करोड़ रुपए आए थे और पिछले 2 सालों में उस अकाउंट में 182 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। गिरफ्तार आरोपी को हर महीने 10,000 रुपए रकम ट्रांसफर कराने के एवज में मिलते थे। दिल्ली के घंटाघर का रहने वाला है आरोपी और एक अन्य अचार मुरब्बा बेचने वाले साथी के जरिए अस्पताल के पूर्व रिकवरी ऑफिसर वैभव कुमार के ये संपर्क में आया था। संभल में डंपर और ट्रक में भीषण भिड़ंत हो गई। इस हादसे में ड्राइवर और मालिक की मौत हो गई है और एक घायल को अस्पताल पहुंचाया गया है। संभल मुरादाबाद रोड पर हजरतगढ़ गढ़ी थाना इलाके में यह हादसा हुआ। कानपुर में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए छेड़खानी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। नाबालिग से छेड़खानी के मामले में पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने महज 2 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। देवरिया में एक प्राइवेट स्कूल के प्रबंधक की निर्मम हत्या कर दी गई। मामला रुद्रपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव का है और बताया जा रहा है कि डीडीएम पब्लिक स्कूल के प्रबंधन धनंजय पाल देर रात खाना खाकर स्कूल के बरामदे में सो गए और सुबह उनका शव खून से लथपथ मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच पड़ताल में जुट गई। मृतक की हत्या किसी धारदार हथियार से होने की आशंका है। हालांकि मृतक के परिजनों ने किसी के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और सुबह हम लोग को सूचना मिली जदी 112 कि सुबह उनको किसी ने धारदार हथियार से उनके सिर पे वार किया है जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। सूचना पर लोकल पुलिस और हम लोग मौके पे आए हैं। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम भी आई है, स्वाट की टीम भी आ गई है, सर्विलांस की टीम भी आ गई है। अब अभी परिजन ने किसी से दुश्मनी का ऐसा भी कोई कारण नहीं दिया है। वो अपना तहरीर अभी दे रहे हैं जिसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और हम इसके विभिन्न पहलुओं की अभी पड़ताल कर रहे हैं। जल्द ही इस घटना का अनावरण कर दिया जाएगा। सहारनपुर में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया और नदी का पानी रोड तक आ गया और लोग पानी में गाड़ी चलाने को मजबूर है। ग्रामीणों ने 4 गांव में बाढ़ का पानी घुसने की आशंका जताई और इसको लेकर ग्रामीणों में दहशत है। खबर ललितपुर से है, जहां जेल में बंद एक कैदी ने फिनाइल पी लिया और उसके चलते उसकी हालत बिगड़ गई। जेल कर्मियों को जब यह पता चला तो उसे तत्काल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां हालत सीरियस होने पर डॉक्टर्स ने उसे झांसी के लिए रेफर कर दिया। मथुरा में पारिवारिक विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई और भतीजी की चाकू से मारकर हत्या कर दी और हत्या करने के बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस की कई टीमें आरोपी की तलाश में दबिश दे रही हैं। विवाद के चलते आए दिन होने वाली कहासुनी के बाद छोटे भाई ने बड़े भाई पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। पिता पर हमला होते देख जब बेटी बचाने आई तो आरोपी खिल्लन ने भतीजी पर भी चाकू से हमला कर दिया। चीख पुकार सुन पत्नी पहुंची, तब तक वो छत से कूदकर भाग गए। लोग फौरन दोनों को अस्पताल ले गए लेकिन बचाया नहीं जा सका। अंजलि पर हमला कर दिया जिसमें लड़की गंभीर रूप से घायल हुई है। संजय को भी चोट आई है। उनको तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां पर जो अंजलि है संजय की पुत्री, उसकी मृत्यु हो गई है और संजय अभी इलाजरत है। इसमें खिल्लन जो कि इसका सगा भाई है ये फरार है और मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ के मदेगंज में मारे गए युवक की शिनाख्त रायबरेली निवासी साबिर के रूप में हुई है। वो रायबरेली में पप्पू नामक युवक की हत्या में आरोपी था। साबिर के भाई ने पप्पू के पिता मुन्ना घोसी पर हत्या का आरोप लगाया और उसके बाद पुलिस की 5 टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही हैं। का कहना है कि पप्पू के पिता जो 2017 के मुकदमे के वादी भी हैं, उनके द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिल करके मेरे भाई साबिर की हत्या ये चाकू और चापड़ मार के कर दी गई है। वसीम अभी मौके पर पहुंच रहे हैं और उनकी तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इस संबंध में रायबरेली की पुलिस के साथ में हमारी पुलिस मिल करके जो इसके संभावित अभियुक्त हैं मुन्ना घोसी और उनके साथियों की
तलाश में लगी हुई। इस पूरे घटनाक्रम के अनावरण हेतु हमने 5 टीमों का गठन किया है। शीघ्र ही इस पूरे घटनाक्रम का अनावरण करके इसका खुलासा किया जाएगा। कानपुर एसटीएफ की टीम ने प्रतापगढ़ के 50,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया। प्रयागराज जिले के सोरांव इलाके से उसकी गिरफ्तारी हुई। महफूज प्रतापगढ़ के पट्टी के करेला बाजार में फायरिंग का मुख्य आरोपी है और इस फायरिंग में गोली लगने से राहगीर समेत 4 लोग घायल हो गए। बाजार में फायरिंग और मारपीट कर उसे दहशत फैलाने की कोशिश की। उसके खिलाफ प्रतापगढ़ के पट्टी कोतवाली में जानलेवा हमला, मारपीट जैसी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। उस पर 50,000 का इनाम घोषित था। जून में कुदरत का जलजला देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर बारिश इस वक्त आफत बन चुकी है। हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड तक बारिश और लैंडस्लाइड लोगों के लिए मुसीबत बने हैं। गुजरात में भारी बारिश का कहर। पहाड़ों पर आसमानी आफत जारी। गाड़ियां जाने वाली है, जल्दी से भैया। गाड़ियां गई। धर्मशाला में सैलाब में बह गई जिंदगियां। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में भारी बारिश के चलते कई जगहों पर हालात बिगड़ गए। जामजीर धोध में अचानक आई बाढ़ के कारण 6 पर्यटक फंस गए, जिन्हें स्थानीय प्रशासन और तैराकों की मदद से सुरक्षित निकाल लिया गया। वहीं गिर जंगल इलाके में स्थित कनकाई मंदिर टापू में तब्दील हो गया है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से सतर्कता बरतने की अपील की है। हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी मनाली के ऊपरी क्षेत्रों में बीते कल हुई बारिश के कारण अंजनी महादेव के साथ लगते नाले में और स्नो गैलरी में अचानक बाढ़ आ गई, जिसके कारण एकाएक व्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया। नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण पलचान के समीप ओल्ड मनाली नेहरू कुंड को जोड़ने वाली सड़क का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इसके साथ ही कई स्थानों पर नदी किनारे लगाई गई दीवारें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इससे पहले धर्मशाला के खनियारा गांव में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया था, जिसमें कई जिंदगियां सैलाब में बह गईं। मानसून की बारिश के बाद दरिया में आई बाढ़ ने पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे मजदूरों को लील लिया। बारिश के बाद नदी नालों में सैलाब का शिकार हुए मजदूरों के 2 शव बरामद हो गए हैं, जबकि 3 मजदूर अभी भी लापता हैं। इनके लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अचानक आई बाढ़ में गाड़ियां और घर सब बह गए। गाड़ियां जाने वाली है, जल्दी से भैया। गाड़ियां गई। मानसून की पहली बारिश धर्मशाला में कहर बनकर टूटी और बड़े हादसे का सबब बन गई। पहाड़ों पर हुई बारिश ऐसे जख्म देकर गई है, जिनकी टीस लोगों को रह रह कर सताने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।